फोन टैपिंग का जो जिन है वह लगातार समय समय पर अपने चिराग से बाहर निकल रहा है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत है वह थैला भरकर दिल्ली ले जाए गए। मेरे साथ लोकेश जी मौजूद हैं। लोकेश जी, ये फोन टेपिंग का जिन है वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। एक पैर दिल्ली तो एक पैर जयपुर। देखिए, अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। ये जिन्न ऐसा है कि ये पीछा तो छोड़ेगा नहीं। जो घटना हुई है वो तो वास्तव में घटित हुई है। लेकिन मैंने आप सभी साथियों को, चाहे वो दिल्ली के हों, राजस्थान के हों या जांच एजेंसीज हों, इन सभी को एक ही बात कही है कि फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैंने वही किया जो एक ओएसडी के नाते मुझे करना चाहिए था। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ओएसडी था। मीडिया मैं हैंडल करता था, आईटी मैं देखता था। तो मीडिया में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, वो अगर मुझे निर्देश दिए जाएँगे तो मैं उनकी अनुपालना करूँगा। और मैंने वही किया। 16 जुलाई 2020 को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर मुझे बुलाया। मुझे बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स थे। वो पेन ड्राइव दे के, ये मुझे नहीं पता था कि उसमें है क्या? लेकिन जब वो खबरें चली, टीवी पे लाइन चली, ब्रेकिंग न्यूज़ चली, तब मुझे पता लगा कि ये हुआ क्या है। मुझे पेन ड्राइव दे के कहा गया कि ये प्रदेश के मीडिया को और आम जनता को वायरल कर दीजिए। तो उनके निर्देशानुसार मैंने आप सभी साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑडियो सर्कुलेट कर दिए। अब देखिए, बात बार-बार यही आती है, जो मुझसे जाँच एजेंसीज़ पूछा करती हैं हमेशा, कि वो ऑडियो क्लिप्स आपके पास कहाँ से आए? अब चूँकि पिछली सितंबर में 25 सितंबर को जब मुझे बुलाया गया था, तब मैंने वहाँ जाँच एजेंसीज़ को बड़े स्पष्ट रूप में अपने 7 पन्नों का एक लिखित जो स्टेटमेंट दिया, उसमें पूरे घटना को सिलसिलेवार ब्यौरे के रूप में लिख के वहाँ प्रस्तुत कर दिया कि इस दिन 16 जुलाई को ये घटना घटित हुई थी कि मुझे बुलाया गया, बुला के ये कहा गया और उन्हीं के निर्देशों पर मैंने ये सब कुछ किया। तो अब उस घटना से संबंधित परसों 3 अक्टूबर को मैंने जाँच एजेंसीज़ को वो सारे सबूत सौंप दिए हैं जो उस दिन की घटना से संबंधित थे। मसलन वो पेन ड्राइव जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे अपने हाथों से दिया, वो सबसे प्रमुख एविडेंस है। उसके बाद उस पेन ड्राइव से कंटेंट को मैंने एक लैपटॉप पे कॉपी किया और उस लैपटॉप से अपने मोबाइल डिवाइस पर लिया और उस डिवाइस के माध्यम से ये आप सब लोगों तक मैंने उसे शेयर किया। तो पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस, तीनों चीज़ें सबूत के रूप में जाँच एजेंसीज़ को सौंप दिए हैं। अब जाँच एजेंसी आगे की जाँच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करें कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आए हैं, वो कहाँ से आए हैं। मैंने तो बता दिया कि मुझे अशोक गहलोत जी ने वो दिए थे पेन ड्राइव के माध्यम से। अब वो उनसे पूछें कि उसमें जो ऑडियो क्लिप्स आए, जो रिकॉर्ड हुए, वो कहाँ से आए? उसमें जो रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स थे, वो लीगली इंटरसेप्टेड थे या इल्लीगली थे? क्योंकि लीगल इंटरसेप्शन के लिए सरकार का पूरा एक महकमा काम करता है, जिसे गृह विभाग के तहत एक सेल है, वो उसमें अपनी भूमिका निभाता है। और जब भी हम लीगली किसी का इंटरसेप्शन करते हैं या सर्विलांस पे लेते हैं, तो बहुत सारी लीगल प्रक्रियाएँ होती हैं। अनुमतियाँ ली जाती हैं बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। उस सब की जानकारी चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, गृह मंत्री को, अब क्योंकि गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे, और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डीजीपी को, इंटेलिजेंस के लोगों को, सबको जानकारी होती है कि हमने इन-इन लोगों के फ़ोन को सर्विलांस पे लिया हुआ है और ये हम फ़ोन को टैप कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। प्रमुख रूप से अब जाँच आगे बढ़ी जानी चाहिए। मेरी ये उम्मीद है कि अब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से 1 हफ्ते में 2 बार मुझे वहाँ पूछताछ के लिए बुलाया और मैंने दोनों ही बार मैं सबूतों के पूरा ब्यौरा उनको दे दिया, पूरा लिखित में उनको अपना जवाब दे दिया, अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया और उस घटना के तमाम सबूत जब उनको सौंप दिए, तो अब आगे की पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वही बता पाएँगे कि इसमें ये ऑडियो क्लिप्स आई कहाँ से। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया। मुझे सिर्फ़ इतना सा पता है कि मुझे ऑडियो क्लिप्स उस पेन ड्राइव में दिए, क्योंकि मैं टैप नहीं कर सकता, मेरे क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। दूसरा सबसे बड़ी बात कि फ़ोन टैप मैं करूँगा क्यों? मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। राजनीतिक फ़ायदा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हो रहा था।
मुख्यमंत्री उन्हें बने रहना था, 5 साल सरकार बचा के उन्हें रखनी थी। तो जब वो ऑडियोज़ मुझसे रिलीज़ करवाए तो अगले दिन सबको पता है कई तरह के मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह के केस भी लगे, एसीबी में भी मुकदमे दर्ज हुए। फिर वो मामला सारा शांत हो गया, सरकार भी बच गई और सब कुछ सामान्य हो गया। परेशानी वापस तब होनी शुरू हुई जब 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मेरे खिलाफ मेरे नाम से दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई। तब ये सब लोग चिंतित होना शुरू हुए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार मैं पूछताछ पे जा रहा हूँ और उनको सहयोग कर रहा हूँ। सर, इस बार कहा जा रहा है कि वो तमाम सबूत जो अब तक आपने सौंपे नहीं थे, वह सौंप दिए हैं। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब राजस्थान की राजनीति में एक नया भूचाल या बवंडर आएगा, जो बहुत से लोगों को उड़ा कर ले जाएगा। देखिए, सच के साथ सब लोगों को रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने वो तमाम सबूत सौंप दिए हैं। अब पूछताछ आगे जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या और भी जो सरकार के उस समय जो प्रमुख लोग थे, उन सब से पूछताछ होनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि ये सबूत आपने अब तक नहीं सौंपे थे, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मेरी पिछली पूछताछ हुई थी, वो अक्टूबर 2023 में हुई थी। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। तो मुझे जो भी निर्देश दिए जाते थे, वहाँ जाने से पहले कि आपको ये जवाब देने हैं, मैं वही करता था और वही मुझे करना भी था, क्योंकि मैं उनके अधीन काम कर रहा था, तो जो मुझे निर्देश दिए जाते थे, मैं वो करता रहा। बाद में स्थितियाँ बदली, किस तरह से बदली कि जब जाँच एजेंसियाँ मुझे बुलाती रही और मैं उन्हें वही बात बोलता रहा जो मुझे यहाँ से कही गई थी कि आप जाके ये जवाब देना। तो धीरे-धीरे जब समय होने लगा, सरकार का समय पूरा होने लगा, तो श्रीमान जी को ये लगने लगा कि अब इसके पास कुछ है नहीं किसी भी रूप में। तो वो सारा का सारा दोष अपनी राजनीतिक छवि को बचाए रखने के लिए मेरे सर पे मढ़ने का काम करना शुरू कर दिया कि इस पूरी घटना का अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो लोकेश शर्मा है। लेकिन लोकेश अकेला क्यों उस सबको फेस करे जो उस काम को किया ही नहीं। जो कृत्य मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्यों सजा भुगते, क्यों प्रताड़ित हो। तो इस सब वजह से जब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया, क्योंकि मुझे तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े हम आपके साथ हैं। धीरे-धीरे उन्होंने पूरा अपने आप को अलग कर लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया कि आप जानो और आपका काम जाने। तो भई जब मैं इस तरीके से उस कृत्य के लिए दोषी घोषित किया जाऊँगा या बनाया जाऊँगा, आरोपी बनाया जाऊँगा जो मैंने किया ही नहीं, तो मैं क्यों परेशान होऊँगा? तो मैंने सच पूरे प्रदेश की जनता के सामने और जाँच एजेंसियों के सामने रख दिया और सबूत भी उन्हें सौंप दिए हैं। अब आगे की कार्रवाई उन्हें करनी है। सर, वही मेरा एक सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था। संघर्ष बड़ा है, युद्ध बहुत बड़ा है। ऐसे में डर एक ह्यूमन नेचर होता है। आने वाले समय में किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी है और परिवार अपना पूरा है। देखिए, डर मुझे किसी बात का नहीं है, अगर मुझे डर होता तो शायद इतने बड़े कदम को मैं कभी उठा भी नहीं पाता। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भई आपने ये पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं कहा, जब आप ओएसडी थे तब क्यों नहीं किया? तो उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैं उनका ओएसडी था, तो उन्होंने इन सबूतों को हासिल करने के लिए मेरे कार्यालय में एसओजी की रेड तक डलवा दी। तो कहने का मतलब, जब आप पावर में होते हो, आप मुख्यमंत्री हो, सारा सिस्टम आपके हाथ में है। आपके पास एसओजी है, पुलिस है, एसीबी है। आप मेरा क्या करवा देते, मेरे परिवार का क्या करवा देते, किसको पता लगता कि किस आरोप में मुझे क्या हो जाता। तो उस समय में तो मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी ही रखनी थी कि पावर में रहते हुए मुख्यमंत्री के लिए किसी भी जानकारी को इस तरीके से मैं साझा करूँ तो मेरा क्या होगा भई? क्या मैं अपने जीवन को दाँव पे लगा के ये सब कुछ कर सकता था? और बाद में भी वो चीज़ें सही चलती रही, जब तक कि उन्होंने पूरे तरीके से अपने आप को इसको इससे अलग नहीं कर लिया। लेकिन जब मैं फँसने लगा और मुझे ही दोषी बना दिया गया तो मैं क्या करता? जहाँ तक आप डर की बात कर रहे हैं, मुझे डर किसी बात का नहीं है। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, चाहे वो विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों या जो लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं, उन सब के मेरे पास फ़ोन आए कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है जिसने 40 साल से इस प्रदेश की राजनीति में पता नहीं कितनों को ख़त्म किया है, कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अपने प्रतिद्वंदी को वो किस तरीके से निपटाते हैं,
और किसको काम में लेके कैसे छोड़ दिया, ये सब कुछ लोग जानते हैं। बावजूद उसके उन लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने सभी से पूछा कि भई आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा पाए या आप लोग क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हो इस सच में? तो सबको कहीं न कहीं किसी बात का डर है। किसी न किसी तरीके से सबके कोई न कोई काम ऐसे रहे होंगे जो जिसकी वजह से वो दबे हुए हैं। शायद इसीलिए कोई बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन लोकेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ अशोक गहलोत जी के पास कुछ नहीं है। और इसीलिए क्योंकि मैं पूरी तरीके से जिसने अपनी ईमानदारी से काम किया हो, जिसने कर्तव्य का निर्वहन किया हो, इतनी हिम्मत तभी कर पा रहा हूँ कि जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तभी सबके समक्ष खड़ा होकर इतनी मजबूती से अपनी बात को कह पा रहा हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भय नाम की चीज़ मुझे नहीं है। मैं सच का साथ दे रहा हूँ और सच पूरे प्रदेश की जनता के सामने लेकर आ चुका हूँ। अब सबको पता है कि क्या घटना घटित हुई, कैसे घटित हुई। एक व्यक्ति अपने आप को बचाए रखने के लिए, कुर्सी को बचाए रखने के लिए और दूसरी बड़ी बात कि ये सारा दोष मेरे सर पे इसलिए मढ़ा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक छवि को कोई डेंट ना पहुँचे। कोई ये मानने को ही तैयार नहीं कि अशोक गहलोत एक ऐसा कुचक्र भी रच सकते हैं। लेकिन वही हुआ। मैंने तो सारे सबूत सौंप दिए। टेक्निकली जब भी उन चीज़ों की जाँच होगी, सब कुछ पता लग जाएगा कि उस पेन ड्राइव में किस सोर्स से ऑडियोज़ कॉपी हुए, जो भी आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो पता होता है कि किस नाम से फाइलें आई, कहाँ से। तो जाँच एजेंसियाँ अपना सारा काम कर लेंगी। निश्चिंत रहे हर वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो वो आके जवाब दे दें जाँच एजेंसीज़ को, भई मेरा नाम ले रहा है, गलत नाम ले रहा है। लेकिन आज तक तो कभी कहा नहीं ना कि मेरा नाम कैसे ले रहा है। आप मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दीजिए कि भई लोकेश मेरा नाम गलत उपयोग में ले रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने दी नहीं उसे पेन ड्राइव। आप ये कह के देखिए कि मैंने अशोक गहलोत ने उसे कोई पेन ड्राइव नहीं दी। फिर देखें पता लग जाएगा आगे क्या होता है। ओके जी, मेरा अंतिम सवाल। राजनीतिक गलियारों में कई दिग्गज समय समय पर आप पर आरोप लगाते हैं कि लोकेश शर्मा किसी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। ऐसे लोगों को क्या कहना? उनकी गलतफ़हमियाँ हैं, उसे वो तुरंत दूर कर लें, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो कठपुतली बनाया जा सकूँ। अगर कठपुतली ही बनता, तो मैं अभी भी चापलूसी ही कर रहा होता। मैं भी अपने भविष्य को सँवारने के नाम पे या राजनीतिक रूप से अपने आप को कहीं एस्टैब्लिश करने के नाम पे उन लोगों की चापलूसी कर रहा होता, जिन्होंने मुझे फँसाया। सीधे तौर पर कहूँ तो मैं भी क्यों इतना बड़ा सच इस प्रदेश की जनता के सामने उजागर करता या जाँच एजेंसियों के सामने उजागर करता। तो ये जो तमाम अफ़वाहें हैं कि मैं किसी के उपयोग में आ रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या कोई नेता, ना ही कांग्रेस का कोई नेता या व्यक्ति इस सारी घटना से कोई संबंध रखता है। ये सीधे तौर पर मेरे ऊपर जब व्यक्तिगत रूप से आ गया, जब इसमें दोषी मुझे बनाया जाने लगा, तब मैंने इस सच को पूरे प्रदेश और जाँच एजेंसियों के समक्ष रखा है। धन्यवाद लोकेश जी। तो ये थे लोकेश शर्मा जी। देखिए, फ़ोन टैपिंग का जो मामला है पिछले 3 सालों से लगातार चला आ रहा है। लेकिन अब जांच एजेंसी के सामने कुछ ऐसे सबूत रखे गए हैं जो सीधा तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए नजर आए। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये फ़ोन टैपिंग का जो प्रकरण है वह सीएम अशोक गहलोत से पूछताछ के लिए कब तक पर्याप्त रहेगा और आने वाले समय में इसका क्या कुछ होगा। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।